भूमध्य में स्वर्णिम सविता देवता का ध्यान। हृदय में गुरु सत्ता को विराजे। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के देवी संरक्षण में इस स्वाध्याय को गायत्री मंत्र के साथ आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा आप सबको ज्ञात है, हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत। और ये इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है कि ये एकमात्र पुस्तक है जिसमें हम गुरुदेव के जीवन में वस्तुतः क्या घटित हुआ उसकी हमको एक झांकी मिलती है। अभी अभी आदरणीय चिन्मय भैया का जो दिल्ली के 251 कुंडी यज्ञ में पूर्णाहुति में जो उन्होंने लेक्चर दिया है, उद्बोधन दिया है, उसको मैं सुन रही थी। तो उन्होंने कहा कि एक तो जीवन क्रम होता है जो सबको दिखाई देता है, जो घट जो मतलब पर्दे के आगे घट रहा है, और एक वो जीवन है जो पर्दे के पीछे है, जो असली जीवन जो घटित है। तो गुरुदेव को उन्होंने उदाहरण के लिए कहा कि हम जानते हैं कि उन्होंने 3442 उन्होंने गिनती बताई, पुस्तकें लिखी, 80 देशों तक गायत्री परिवार पहुंच गया है, 24 वर्ष की साधना करी, और उसके पश्चात इतना बड़ा एक विशाल गायत्री परिवार खड़ा हुआ। और जितने हमारे प्रज्ञापीठ है, शक्तिपीठ है, वो प्रत्यक्ष हमें दिखाई देते हैं। 15 करोड़ का आज गायत्री परिवार है। तो ये सब तो एक प्रत्यक्ष जीवन हुआ, पर एक उन्होंने फिर इस पुस्तक का आज उल्लेख किया अपने उस उद्बोधन में कि जो उनके पर्दे के पीछे का जो जीवन है जो घटित हो रहा था, उसकी एक झांकी हमको वसीयत विरासत से मिलती है। तो ये कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। मैंने इस बात को बताने के उद्देश्य से ये घटना, आप लोग चाहें तो उसको सुन सकते हैं, अवेलेबल है वो यूट्यूब पे। पूर्णाहुति 251 कुंडी यज्ञ में उद्बोधन। मिशन की पत्रिकाओं के पाठक तो ग्राहकों की तुलना में 5 गुना अधिक है। पत्रिका न्यूनतम 5 व्यक्तियों द्वारा पढ़ी जाती है। इस प्रकार प्रज्ञा परिवार की संख्या प्राय 25 लाख हो जाती है। इसमें नर नारी शिक्षित वर्ग के हैं। सभी को इस प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया है। 25 पीछे एक विद्यार्थी मिले तो उनकी संख्या 1 लाख हो जाती है। युग संधि की अवधि में इतने शिक्षार्थी विशेष रूप से लाभ उठा चुके होंगे। उन्हें मात्र स्कूली विद्यार्थी नहीं माना जाना चाहिए, वरन जिस उच्च स्तरीय ज्ञान को सीखकर वे लौटेंगे, उससे यह आशा की जा सकती है कि उनका व्यक्तित्व महामानव स्तर का युक्त नेतृत्व की प्रतिभा से भरा पूरा होगा। एक बात अभी और उन्होंने कही, जो गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं कि इतने संख्या में इतने लोग तुम तैयार करेंगे। अभी अभी उसी उद्बोधन में जिनमें भैया को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि आ, जैसे कि 1926 में अखंड ज्योति का प्राकट्य हुआ, 1926 से गुरुदेव की साधना का आरंभ हुआ, 1926 में ही माता जी का अवतरण हुआ। उसके बाद 24 वर्ष गिनते हैं तो 50। तो अब उन्होंने कहा कि 2026 से 2050 तक जो अपने जीवन को पूर्णतः गुरुदेव के उद्देश्य के लिए लगाना चाहें, उनके लिए ये मतलब उनको ये संकल्प लेना होगा कि वो उस 24 वर्ष 2026 से 2050 पूर्णतः केवल और केवल गुरुदेव के लिए समर्पित होंगे। उसकी उसका संकल्प के उद्देश्य से उन्होंने कहा कि 4 विशेष कार्यक्रम, उत्तर में हरिद्वार, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, इस तरह से 4 आहुतियां, और 5वां शायद दिल्ली। तो आप मनोभूमि एक तैयार कर सकते हैं कि अगर साधना के क्षेत्र में और ऊपर जाना है तो ये एक सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य होगा
कि हम उस तरह के एक कोई संकल्प ले पाए कि हम पूर्णतः केवल और केवल गुरुदेव के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे। यह शिक्षण जो गुरुदेव लिख रहे हैं वह शिक्षण मई 1986 से आरंभ हुआ। उसकी विशेषता यह है कि शिक्षार्थियों के लिए निवास प्रशिक्षण की तरह भोजन भी निःशुल्क है। इस मत में स्वेच्छा से कोई कुछ दे तो अस्वीकार भी नहीं किया जाता, पर गरीब अमीर का भेद करने वाली शुल्क परिपाटी को इस प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं करने दिया गया है। अभिभावक और अध्यापक की दोहरी भूमिका प्राचीन काल के विद्यालय निभाया करते थे। इस प्रयोग को भी उसी प्राचीन विद्यालय प्रणाली का पुनर्जीवन कहा जा सकता है। जीवन की बहुमुखी समस्याओं का समाधान, प्रगति पथ पर अग्रसर होने के रहस्य भरे तत्व ज्ञान के अतिरिक्त इसी अवधि में भाषण, कला, सुगम संगीत, जड़ी बूटी उपचार, पौरोहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह उद्योगों का सूत्र संचालन भी सम्मिलित रखा गया ताकि उससे परोक्ष और प्रत्यक्ष लाभ अपने तथा दूसरों के लिए उपलब्ध किया जा सके। अनुमान है अगले 14 वर्षों में 1 लाख छात्रों के उपरोक्त प्रशिक्षण पर भारी व्यय होगा। प्राय 1 करोड़ भोजन व्यय में ही चला जाएगा। इमारत की नई रद्दो बदल, फर्नीचर, बिजली आदि के जो नए खर्च बढ़ेंगे वे भी इससे कम ना होंगे। आशा की गई है कि बिना याचना किए भारी खर्च को वहन कर अब तक निभाव्रत आगे भी निपटा रहेगा और यह संकल्प भी पूरा होकर रहेगा। 25 लाख का इस उच्च स्तरीय शिक्षण में सम्मिलित होना तनिक भी कठिन नहीं, किंतु फिर भी प्रतिभावानों की को प्राथमिकता देने की जांच पड़ताल करनी पड़ती है और प्रवेशार्थियों से उनका सुविस्तृत परिचय पूछा गया है। 3, 1 लाख अशोक वृक्षों का वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का महत्व सर्वविदित है। बादलों से वर्षा खींचना, भूमि कटाव रोकना, भूमि की उर्वरता बढ़ाना, प्राणवायु का वितरण, प्रदूषण का अवशोषण, छाया, प्राणियों का आश्रय, इमारती लकड़ी, ईंधन आदि अनेक लाभ वृक्षों के कारण इस धरती को प्राप्त होते हैं। धार्मिक और भौतिक दृष्टि से वृक्षारोपण को एक उच्च कोटि का पूर्ण परमार्थ माना गया है। वृक्षों में अशोक का अपना विशेष महत्व है। इसका गुणगान सम्राट अशोक जैसा किया जा सकता है। सीता को आश्रय अशोक वाटिका में ही मिला था। हनुमान जी ने भी उसी के पल्लवों में आश्रय लिया था। आयुर्वेद में ये महिला रोगों की अचूक औषधि कहा गया। जितने हमारे यूट्राइन टॉनिक्स होते हैं उसमें अशोका इसका जो तत्व होता है वो होता है। वो सारे जितने मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उसका उस पे वो माना गया है रामबाण एक तरह से। पुरुषों की बलिष्ठता और प्रखरता बढ़ाने में उसमें विशेष शक्ति है। साधना के लिए अशोक वन के नीचे रहा जा सकता है। शोभा तो उसकी असाधारण है ही। यदि अशोक के गुण सर्वसाधारण को समझाए जाएं तो हर व्यक्ति का अशोक वाटिका बना सकना ना सही, पर घर आंगन अड़ोस पड़ोस में उसके कुछ पेड़ तो लगाने और पोसने में समर्थ हो ही सकते हैं। 1 लाख अशोक वृक्ष लगाने का संकल्प पूरा करने में यदि प्रज्ञा परिजन उत्साह पूर्वक प्रयत्न करें तो इतना साधारण निश्चय इतने बड़े जन समुदाय के लिए तनिक भी कठिन नहीं होना चाहिए। उसकी पूर्ति में कोई अड़चन दिखती भी नहीं है। उन्हें देवालय की प्रतिष्ठा दी जाएगी। बिहार के हजारी किसान ने आम के उद्यान लगाए। हजारी किसान जी ने निज के बलबूते खड़े कर दिए थे, इसीलिए वो एरिया हजारी बाग कहलाता है। तो कोई कारण नहीं कि 1 लाख अशोक वृक्ष लगाने का उद्देश्य पूरा ना हो सके। इनकी पौध शांति कुंज से देने का निश्चय किया गया है और हर प्रज्ञा पुत्र को कहा गया है कि वे अशोक वाटिका लगवाने में किसी प्रकार की कमी न रहने दें। उसके द्वारा वायु शोधन का होने वाला कार्य शाश्वत शास्त्र सम्मत यज्ञ के समतुल्य ही समझे। अग्निहोत्र तो थोड़े समय ही कार्य करता है, पर यह पुनीत वृक्ष उसी कार्य को निरंतर चिरकाल तक करता रहता है। हर गांव एक युग तीर्थ, जहाँ श्रेष्ठ कार्य होते रहते हैं उन स्थानों को अर्वाचीन अथवा प्राचीन गतिविधियों को देखकर आदर्शवादी प्रेरणा प्राप्त होती है। ऐसे स्थानों को तीर्थ कहते हैं। जिन दर्शनीय स्थानों को श्रद्धालु जन तीर्थ यात्रा करते हैं, जिन दर्शनीय स्थानों की श्रद्धालु जन तीर्थ यात्रा करते हैं, उन स्थानों एवं क्षेत्रों के साथ कोई ऐसा इतिहास जुड़ा है जिससे संयमशीलता, सेवा भावना का स्वरूप प्रदर्शित होता है। प्रस्तुत तीर्थों में कभी ऋषि आश्रम रहे हैं,
गुरुकुल आरणत चले हैं और परमार्थ संबंधी विविध कार्य होते रहे हैं। इन दिनों प्रख्यात तीर्थ थोड़े ही हैं, वहां पर्यटकों की धकेल धकापेल रहती है, भर रहती है, पर प्रयोजनों का कहीं अता पता नहीं है। इन परिस्थितियों में तीर्थ भावना को पुनर्जीवित करने के लिए सोचा यह गया है कि भारत के प्रत्येक गांव को एक छोटे तीर्थ के रूप में विकसित किया जाए। ग्राम से तात्पर्य यहाँ शहरों में द्वेष या उपेक्षा भाव रखना नहीं है, वरन पिछड़ेपन की औसत रेखा से नीचे वाले वर्ग को प्रधानता देना है। मातृभूमि का हर कण देवता है, गांव और झोपड़ा भी। आवश्यकता इस बात की है कि छाया पिछड़ापन धो दिया जाए और सत्प्रवृत्तियों की प्रतिष्ठापना की जाए। इतने वर्ष से वहाँ बहुत कुछ उत्साहवर्धक, प्रेरणापद और आनंददायक मिल सकता है। हर एक तीर्थ योजना का उद्देश्य है ग्रामोत्थान, ग्राम सेवा, ग्राम विकास। इस प्रचलन के लिए घोर प्रयत्न किया जाए और उस परिश्रम को ग्राम देवता की पूजा माना जाए। यह तीर्थ स्थापना हुई जिसे स्थानीय निवासी और बाहर के सेवा भावी उद्बोधनकर्ता मिलजुल कर पूरा कर सकते हैं। पिछड़ेपन के हर पक्ष से जूझने और प्रगति के हर पहलू को उजागर करने के लिए आवश्यक है कि गांवों की सार्थक पदयात्राएं की जाएं, जनसंपर्क साधा जाए और युग चेतना का अलग जगाया जाए। इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि अभी इसमें हम कहीं ना कहीं पीछे, क्योंकि ये गुरुदेव कब लिख रहे हैं और ये कब होना था, और अभी भी जो की योजना है उसमें भी अ, अभी ऐसा नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल 100% कर पा रहे हैं। तो गांव के लिए जो गुरुदेव ने लिखा है, मतलब कि एक तो वहां का पिछड़ापन धुलेगा, वहां से सत्प्रवृत्तियां आरंभ होनी चाहिए, सत्प्रवृत्तियों का जागरण होना चाहिए वहां। क्योंकि आज गांव जो हो गए हैं, क्योंकि गांव में रोजगार नहीं होने से लोग गांव से पलायन कर रहे हैं, गांव से पलायन कर देते हैं, अपनी जमीन बेच देते हैं और शहरों में आकर के रहते हैं। लेकिन गांव में भी बहुत सारी कुरीतियां जन्म ले रही हैं, जैसे कि शराब की दुकानें खुल गई हैं गांव में, गांव में मांस मदिरा का सेवन बहुत बढ़ गया है। तो इस तरह से गांव की जो एक पवित्रता होती थी, निर्मलता होती थी, जैसे हम कहते थे कि गांव का आदमी है, निश्चल है, उसके अंदर छल कपट नहीं है, तो वैसा वातावरण आज नहीं है। तो ग्राम विकास भी होना चाहिए। और अब शायद थोड़ा सा सरकार भी इस ओर जागरूक होगी कि गांव में विकास हो, गांव में कम से कम साफ सफाई हो, गांव में एक अच्छा स्कूल हो, एक अच्छा चिकित्सालय हो। तो अगर इतनी सुविधा होगी तो शायद गांव के लोग गांव में ही रहना चाहेंगे। लेकिन अभी उसके लिए, मतलब अकेले जो गायत्री परिवार का काम है उसके साथ साथ गांव के विकास की भी आवश्यकता है। गांव में एक तो ठीक है जो हम जागरण करें गांव के लोगों को, लेकिन उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो गांव में पूरी होंगी तब गांव के लोग रहेंगे। हालांकि अब गांव पहले से ऐसे तो नहीं रहे हैं, गांव में सभी के घर पक्के हो गए हैं, सड़कें सब बन गई हैं, तो आवागमन की सुविधा बहुत है। हाँ, लेकिन अभी जो एजुकेशन का स्तर है या जो स्वास्थ्य में, तो ये कहना चाहिए कि अभी मैंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो नहीं देखा, हाँ, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अपने ये जो हमारा प्रोजेक्ट है हाँ गणेश संस्कार वन पीढ़ी, इसके अंतर्गत देखा तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स तो बहुत अच्छे हैं। अब उनकी स्थिति अच्छी है, काफी सुविधाएं हैं वहाँ पे, और सफाई भी है, और मतलब धीरे धीरे, और वहाँ डॉक्टर्स भी अवेलेबल है। अब जब पीएचसी पे जाएंगे तब पता चलेगा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर की क्या स्थिति है। तो जैसा गुरुदेव कह रहे हैं, मतलब आदर्श ग्राम योजना ये बनाने के लिए बहुत, मतलब इसके अंतर्गत हमें काम करना चाहिए। हर गांव को एक तीर्थ रूप में विकसित करने के लिए तीर्थ यात्रा टोलियां निकालने की योजना है। पद यात्रा को साइकिल यात्रा के रूप में मान्यता दी है। 4 साइकिल सवारों का एक जत्था पीले वस्त्र धारण किए, गले में पीला झोला लटकाए, साइकिलों पर पीले रंग के कमंडल टांगे प्रवास चक्र पर निकलेगा। यह प्रवास न्यूनतम 1 सप्ताह के, 10 दिन के, 15 दिन के अथवा अधिक से अधिक 1 माह के होंगे, जिनका निर्धारण पहले ही हो चुका होगा। यात्रा जहां से आरंभ होगी, एक गोल चक्र पूरा करती हुई वही समाप्त होगी। प्रातःकाल जलपान कर टोली निकलेगी। रास्ते में सहारे वाली दीवारें दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखती चलेगी।
छोटी बाल्टियों में रंग घुला होगा। सुंदर अक्षर लिखने का अभ्यास पहले से ही कर लिया गया होगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, नर और नारी एक समान, जाति वंशी सब एक समान, वाक्यों की प्रकाशित श्रृंखलाएं जो यहाँ उपयुक्त हो, जो जहां उपयुक्त हो वहां उन्हें ब्रुश से लिखते चलना चाहिए। रात्रि को जहां ठहरना निश्चय किया हो, मां शंख घड़ियालों से गांव की परिक्रमा लगाई जाए, घोषणा की जाए कि अमुक स्थान पर तीर्थयात्री मंडली के भजन कीर्तन होंगे। गांव में एक दिन के कीर्तन में जहाँ सुगम संगीत से उपस्थित जनों को आह्लादित किया जाएगा, वहां उन्हें यह भी बताया जाएगा कि गांव को सज्जनता और प्रगति की प्रतिमूर्ति बनाया जा सकता है। प्रौढ़ शिक्षा, बाल संस्कारशाला, स्वच्छता व्यायामशाला, घरेलू शाक वाटिका, परिवार नियोजन, नशाबंदी, मितव्ययिता, सहकारिता, वृक्षारोपण आदि सब प्रवृत्तियों की महिमा और आवश्यकता बताते हुए यह बताया जाए कि इन सब प्रवृत्तियों को मिलजुल कर किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है और उन प्रयत्नों का कैसे भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। संभव हो तो सभा के अंत में उत्साही प्रतिभा वाले लोगों की एक समिति बना दी जाए जो नियमित रूप से संवेदान अंशदान देकर इन सब प्रवृत्तियों को कार्यान्वित करने में जुटे। गांव की एकता और पवित्रता का ध्वज अशोक वृक्ष के रूप में दूसरे दिन प्रातःकाल स्थापित किया जाए। यह देव प्रतिमा उपयोगिता और भावना की दृष्टि से अति उपयोगी है। तो ब्लूप्रिंट तो गुरुदेव बना के दे रहे हैं, अब इसमें हमको अपने जैसी स्थिति हो उसके हिसाब से मॉडिफाई करके इसको अपनाने की आवश्यकता है, जैसे भी जिसके लिए जैसा संभव हो। इन आंदोलनों का 1 लाख गांवों में विस्तार हेतु शांति कुंज ने पहला कदम बढ़ाया है। इसके लिए संचालन केंद्रों की स्थापना की गई है। वहां 4-4 नई साइकिलें। अब ये तो कोई पुराने कार्यकर्ता बता सकते हैं कि ये कब और कहाँ और किस तरह से हुआ होगा, हमें तो इसकी जानकारी नहीं है। जहाँ 4-4 नई साइकिलें, 4 छोटी बाल्टियां, बिस्तर बंद, संगीत उपकरण, साहित्य आदि साधन जुटाए गए हैं। ये गुरुदेव ने अपने समय में ही करा दिया होता तो। इनके सारे यात्रा की सभी आवश्यक वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं और कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग के उपरांत समयदानियों की टोली आगे बढ़ चलती है। कार्यक्रम की सफलता तब सोची जाएगी जब कम से कम एक नैष्ठिक सदस्य उस गांव में बने और समयदान और अंशदान नियमित रूप से देते हुए झोला पुस्तकालय चलाने लगे। माता, यह यहाँ पे नेस्टिक से क्या तात्पर्य है? कम से कम एक नैष्ठिक मतलब डिवोटेड, नेस्टिक। निष्ठा, निष्ठा जिसकी निष्ठा उच्च की हो उसे कहेंगे नैष्ठिक। यह प्रक्रिया जहां भी अपनाई जाएगी वहीं एक उपयोगी संगठन बढ़ने लगेगा और उसके प्रयास से गांव की सर्वतोमुखी प्रगति का उपक्रम चल पड़ेगा। यही है तीर्थ भावना, तीर्थ स्थापना। हाँ, गुरुदेव भी कह रहे हैं जो बात अभी मैं कह रही थी कि गांव की सर्वतोमुखी मतलब हर क्षेत्र में आध्यात्मिक भौतिक दोनों तरफ से प्रगति होने लगेगी। यही है तीर्थ भावना, तीर्थ स्थापना। इसके लिए 1,000 ऐसे केंद्र स्थापित करने की योजना जहां उपरोक्त तीर्थ यात्राओं का सारा सरंजाम सुरक्षित रहे, समयदानी तीर्थयात्री प्रशिक्षित किए जाते रहे और एक टोली का एक एक प्रवास चक्र पूरा होते होते दूसरी टोली तैयार कर ली जाए और उससे दूसरे गांव के भ्रमण प्रवास पर भेज दिया जाए। सोचा गया है कि 50-50 मील चारों दिशाओं में देखकर एक तीर्थ मंडल बना लिया जाए जिस उनमें जितने भी गांव हो उनमें वर्ष में 1 या 2 बार परिभ्रमण होता रहे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। गुरुदेव कितनी अच्छी बात की, मतलब अब एक गांव में चलेगा उसके बाद कोई झांका ही नहीं वहां जाकर के तो उससे थोड़ी ना होगा। तो एक गांव में कम से कम वर्ष में 1-2 बार होता रहे रिविजन। हर 4 महीने में 5 महीने में आप उस गांव में पहुंचे। देश में 7 लाख गांव हैं, तब रहे होंगे, अब तो बहुत ज्यादा हो गए होंगे। पर अभी वर्तमान संभावना स्थिति को देखते हुए 1 लाख गांव ही हाथ में लिए गए हैं। 24 लाख प्रज्ञा परिषद 1 लाख गांव में बिखरे होंगे। उनकी सहायता से ये कार्यक्रम सरलता पूर्वक संपन्न हो सकता है। इसके बाद ये हवा समूचे देश को भी अपनी पकड़ में ले सकती है। क्रमिक गति से चलना और जितना संभव है उतना तत्काल करते हुए आगे की योजना को विस्तार देते हुए चलना, यही बुद्धिमत्ता का कार्य है।
1 लाख वर्ष का समयदान जितने विशालकाय एवं बहुमुखी युग परिवर्तन की कल्पना की गई है, उसके लिए साधनों की तुलना में श्रम सहयोग की कहीं अधिक आवश्यकता पड़ेगी। ये कितना इंपॉर्टेंट है ना। लोग कहते कि अरे, हम कमा रहे हैं तो फिर उससे हमको थोड़ा अंशदान निकालने में सहायता होगी। यहाँ गुरुदेव ने लिख दिया कि साधनों की तुलना में श्रम सहयोग की कहीं अधिक आवश्यकता पड़ेगी, मतलब समयदानियों की आवश्यकता ज्यादा है। मात्र साधनों से काम चला होता तो अरबों खरबों खर्च करने वाली सरकारें इस कार्य को भी हाथ में ले सकती थी। धनी मानी लोग भी कुछ तो कर ही सकते थे, पर इतने वर्ष से काम नहीं चलता। भावनाएं उभारना और उन अपनी प्रामाणिकता, अनुभवशीलता, योग्यता एवं त्याग भावना का जन साधारण को विश्वास दिलाना, यही वे आवश्यकता है जिनके कारण लोक हित के कार्यों में दूसरों को प्रोत्साहित किया और लगाया जा सकता है। अन्यथा लंबा वेतन और भरपूर सुविधाएं देकर भी ये नहीं हो सकता कि पिछड़ी हुई जनता को आदर्शवादी चरण उठाने के लिए तत्पर किया जा सके। जला हुआ दीपक ही दूसरे को जला सकता है। भावनाशीलों ने ही भावना उभारने में सफलता प्राप्त की है। सृजनात्मक कार्यों में सदा कर्मवीर अग्रदूतों की भूमिका सफल होती है। जैसा आप करेंगे, जैसा आप, वही एक रोल मॉडल बनने की बात है ना। जो आप कर रहे हैं उसी को आप प्रीच कर सकते हैं। तो जैसा आप खुद करके दिखाएंगे तभी आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। बात पर्वत जैसी भारी किंतु साथ ही राई जितनी सरल भी है। व्यक्ति औसत नागरिक स्तर स्वीकार कर ले और परिवार को स्वावलंबी सुसंस्कारी बनाने भर की जिम्मेदारी वहन करे तो समझना चाहिए कि सेवा साधना के मार्ग में जो अड़चन थी सो दूर हो गई। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा कर दे, बच्चों को सुयोग्य बना दे, सुसंस्कारी बना दे, तो उसके बाद उस साधना के मार्ग में और अधिक मनोयोग से जुट सकता है। मनोभूमि का इतना सा विकास परिष्कार कर लेने पर कोई भी विचारशील व्यक्ति लोक सेवा के लिए युग परिवर्तन हेतु ढेरों समय निकाल सकता है। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सद्गृहस्थ ऐसे साहस करते और कदम उठाते थे। इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो अपनी सोच को हमें अपने प्राचीन वैदिक काल से डायरेक्ट करना पड़ेगा अपनी सोच को। अभी की जो सोच है अगर आप देखें, जो अ, मतलब जिनके पास साधन है और जिनके पास समझ भी है, मतलब पढ़े लिखे भी हैं और बुद्धिमान हैं, लेकिन अभी जो सोच है वो पाश्चात्य सभ्यता से ज्यादा प्रभावित हो रही है। कि जैसे जो एड्स नहीं आते हैं आपके, योर लाइफ स्टार्ट्स एट 60, या आप आज एक नया आजकल नया ट्रेंड हो गया है कि विमेन ट्रैवलर्स अलोन जैसे ट्रिप्स। तो जो पर्यटन वाली जो सोच है वो आती है पाश्चात्य सभ्यता से, जहाँ पे इतने पारिवारिक मूल्य या इतना कहिए इतने कोई पर्व और इतने कोई हमारे जैसे कि धार्मिक उत्सव होते हैं और हमारे जो त्योहार होते हैं वो सब नहीं है वहां पर। तो वहाँ का जो मतलब एक जो ट्रेंड है, जब आप पैसा कमा लेते हैं तो उसके बाद होता है कि आप कहीं ना कहीं बस घूमने निकल जाइए, वीकेंड पे चले जाइए, या थोड़े थोड़े ट्रिप्स आप प्लान करते रहिए, है ना। क्योंकि उनका कमिटमेंट अपने लिए है, उनका कमिटमेंट परिवार के लिए नहीं होता। सामाजिक कार्य वो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें सेल्फ फर्स्ट वाली बात होती है। और हमारे यहाँ अगर आप बहुत प्राचीन भी मत जाइए, आप थोड़ा भी पीछे जा करके देखिए तो इधर मतलब लोगों का आना जाना, एक दूसरे के घरों में आना जाना या एक दूसरे के घर में जाके रहना और पर्व त्योहार साथ में सामूहिक रूप से मनाना। अगर परिवार अलग अलग रहते हैं लेकिन पर्व त्योहार के लिए साथ आते हैं। और जितने भी हमारे जो सेलिब्रेशंस होते हैं, चाहे आप आज भी देख लीजिए, आज थोड़ा वो ज्यादा हो गया उसके अंदर आडंबर, लेकिन आज भी हमारे यहाँ रामलीला का वो होता है, नाट्य उसके हिसाब से प्रस्तुत करे जाते, जगह जगह रामलीला का मंचन होता है ना। रामचंद्र जी की वो यात्राएं निकाली जाती हैं। तो इस सब में
इस ये भी तो एक तरह का सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, जिसमें सब मिलते जुलते भी हैं, और आपको धर्म की भी जानकारी होती है, और आपको अच्छा भी लगता है। लेकिन अब जो नई जनरेशन है, वो विमुख हो रही है इन चीजों से, है ना। वो उसी सभ्यता से प्रभावित हो रहे हैं कि अगर वीकेंड लंबा है तो कहो दिवाली पे भी लोग घूमने चले जाते हैं, कोई पर्व करा, जो इतना बड़ा हमारा जो पर्व होता है देश के लिए, चुनाव, उस पे भी लोग अपनी कर्तव्य को नहीं निभाते, और उस छुट्टी को एक तरह से घूमने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो उसमें फिर ये जो है, ये सोचना, मतलब इसको इसको डेवलप करना, ये बहुत ही आजकल डिफिकल्ट है, इस सोच को बढ़ावा देना। पर करना है हम लोग को कि इतना आप थोड़े सेल्फलेस बनिए। रिटायरमेंट के बाद अगर हर व्यक्ति जो अपने एक कार्यकाल का काम पूरा कर लेता है, बच्चे मान लो सेटल हो गए, तो ये सोचे कि अब मैं अपने आसपास भी कुछ कर सकता हूँ। हर व्यक्ति अगर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करे, तो कितना कितना संवैधानिक हमको मिल सकते हैं, या कितना बदलाव ला सकते हैं हम। लेकिन अभी उस सोच में, उस सोच या उस सोच को क्या है, उस पर्सपेक्टिव को डेवलप करने की जरूरत है, कि वो तभी आएगी जब व्यक्ति अपने अंदर झांकेगा, अंतर मन में झांकेगा कि मैं आया क्यों हूं, मेरा इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है ना। और नहीं तो फिर वो अगर पूरी सुख सुविधा में घिरा हुआ है, तो उसकी सोच उतने तक ही रहती है, फिर वो उतना डीप नहीं सोचता। तो ये यहाँ पर ये है कि मनोभूमि का इतना सा विकास परिष्कार कर लेने पर कोई भी विचारशील व्यक्ति लोक सेवा के लिए युग परिवर्तन हेतु ढेरों समय निकाल सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरा दिन इधर उधर बैठ करके व्यतीत कर देते हैं। अगर वो सोचें तो उनके पास करने के लिए बहुत सारे कार्य हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सदग्रस्त ऐसा साहस करते और कदम उठाते थे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्य समुदाय में से प्रत्येक ग्रस्त से एक बड़ा बेटा संत सिपाही बनने के लिए मांगा था। वे मिले भी थे, और इसी कारण सिखों का भूतकालीन इतिहास बिजली जैसा चमकता है। देश की रक्षा प्रतिष्ठा के लिए असंख्यों ने जान गंवाई और भारी कठिनाइयां सही। परंपरा और गांधी और बुद्ध के समय भी सक्रिय हुई थी। विनोबा का सर्वोदय आंदोलन इसी आधार पर चला था। स्वामी विवेकानंद, दयानंद आदि ने समाज को अनेकानेक उच्च स्तरीय कार्यकर्ता प्रदान किए थे। आज वही सबसे बड़ी आवश्यकता है। समय की मांग ऐसे महामानवों की है जो स्वयं बढ़े और दूसरों को बढ़ाए। माना कि आज स्वार्थपरता, संकीर्णता और शुद्धता ने मनुष्य को बुरी तरह घेर रखा है, तो भी धरती को वीर विहीन नहीं कहा जा सकता। 60 लाख साधु बाबा यदि धर्म के नाम पर घर बार छोड़कर मारे मारे फिर सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि मिशन की 1 लाख वर्ष की संविधान की मांग पूरी ना हो सके। एक व्यक्ति यदि 2 घंटे रोज संविधान दे सके, तो एक वर्ष में 720 घंटे होते हैं। 7 घंटे का दिन माना जाए तो ये पूरे 103 दिन एक वर्ष में हो जाते हैं। यह संकल्प कोई 20 वर्ष की आयु में ले और 70 का होने तक 50 वर्ष निभाए, तो कुल दिन 5000 दिन हो जाते हैं, जिसका अर्थ हुआ प्राय 14 वर्ष। 1 लाख वर्ष का समय पूरा करने के लिए ऐसे 14,000 14,000 नहीं, ज्यादा हो गया। 1 लाख एक लाख 47,146 कुल इतने व्यक्ति अपने जीवन में ही 1 लाख वर्ष का संविधान याचना को पूर्ण कर सकते हैं। ये तो छोटी गणना हुई। मिशन में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं जो साधु ब्राह्मणों जैसा परमार्थ प्राण जीवन अभी भी जी रहे हैं, और अपना समय पूरी तरह युग परिवर्तन की प्रक्रिया में नियोजित किए हुए हैं। ऐसे ब्रह्मचारी और व्रान प्रस्तिसारों की संख्या में अभी भी हैं। उनका पूरा समय जोड़ लेने पर तो एक ये गणना 1 लाख वर्ष से कहीं अधिक की पूरी हो जाती है। तो मेन आज का ये है कि हम लोग जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, अपना आकलन करें और देखें कि हम समय दान के दिशा में क्या कर पा रहे हैं। आज का टेक होम मैसेज यही है कि समय दान युग की मांग है, युग धर्म है, और समय दान जो है वो हम किस तरह से अपना टाइम टेबल बनाएं, किस तरह से नियोजित करें, और लोगों को भी प्रेरणा दें समयदान करने के लिए। मिशन में ही और हमारे पास हाँ। गुरुदेव की लिखी हुई अंतिम पुस्तक भी यही थी, समय दान युग धर्म है।
युग धर्म। ये उनकी लास्ट बुक थी। अच्छा। हाँ। हाँ, आज का मैसेज भी तो यही है। आज माता के वाक्यों में हमारे एक प्रश्न का उत्तर मिल गया, जो कई साल पहले मन के अंदर जिज्ञासा थी लेकिन उसका उत्तर मिल नहीं पा रहा था। जिस मकान में हम पिछले कई वर्षों तक रहे थे, उनके बच्चों में एक बहुत बड़ी डॉक्टर, डॉक्टर अरिमा निगम, जिनको शायद आप लोग जानते हो, जीबी पंत की एसोसिएट प्रोफेसर और हार्ट की बहुत बड़ी सर्जन है वो। और हमारा लगाव उनसे काफी था उस मकान में होने के कारण। तो इस चीज के लिए ना कई बार चर्चा हुई। तो दीदी का कहना था कि जैसे ही मुझको समय मिलने वाला है, मैं लॉन्ग जर्नी पे निकल जाऊंगी, यानी कि पूरे मतलब पृथ्वी का भ्रमण करूंगी। तो हमारा कहना था, दीदी आपके पास इतनी योग्यता ईश्वर ने दी है, नो डाउट कि आप उसको सर्व कर रहे हो बीइंग ए डॉक्टर, लेकिन आगे का क्या? तो अब ये मतलब वो ये कहती थी, नहीं मुझको यही करना है, मेरे को बस पूरी दुनिया घूमनी है। तो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आता था कि क्या कारण है कि मतलब इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसा निर्णय ले रहा है। तो आज आपके माध्यम से मतलब वो उत्तर मिल गया कि हाँ, जो वेस्टर्न कल्चर है, वो दीदी को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, उसने श्रेय को कई सारी बुक्स बताई थी। तो मुझे ये समझ में आया कि वेस्टर्न कल्चर की बुक पढ़ पढ़ के उनका माइंडसेट वैसा हो गया होगा कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ को आगे इस दिशा में लेके जाना। तो आज ये उत्तर हमें मिल गया। ये देखते हैं ना हम अपने मतलब अपने से जो काफी जिन लोग को क्लोजली जानते हैं, तो जो वेस्टर्न कल्चर या तो जो रहते हैं उस सभ्यता में, उनका तो यही है जीवन का। कोई बिरले ही होंगे जो, या तो जो गायत्री परिवार से जुड़े उनका अलग है उद्देश्य, लेकिन जो वहां रहते हैं उस तरह का। और यहाँ भी यही कल्चर बहुत तेजी से पेनिट्रेट कर रहा है, क्योंकि उनको इसके अलावा एक्चुअली मालूम ही नहीं है कि इस समय को कैसे और यूज किया जा सकता है। और अगर जो लोग जानते भी हैं, मतलब कि अगर उनसे किसी से प्रेरणा लो, मान लीजिए हम अपने फेलो डॉक्टर्स से कहते हैं कि आइए, तो वो अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को, पर आपके साथ जुड़ के समय देने के लिए अभी उनकी मनोभूमि नहीं है। वो कहते हैं इसके लिए तो बहुत मोटिवेशन चाहिए। अब ये आप कृपा मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं लगता कि किसी ने ऐसा पुश किया हो, तो सहजता से हो रहा है। हाँ, लेकिन अभी इसके लिए अभी कोई ऐसा तो नहीं व्यक्ति तैयार मिलता है एकदम से, जब तक कि उसके ऊपर गुरु की कृपा ना हो या वो अपने मिशन से ना जुड़ा हो। अतः यही सत्यता होगी कि गुरु का आशीर्वाद, उनकी कृपा जब होती होगी तभी, अन्यथा तो हम लोग सराहना प्रार्थना। करने वाले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन साथ में आ पाना शायद सबके लिए क्या, कुछ एक के लिए भी हाँ, जल्दी। देखो ऋचा दीदी ने अपनी व्यथा रखी। ऋचा दीदी गांव जाती है और कह रही है लोग गांव में जाने के लिए सहजता से तैयार नहीं होते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन देखिए आप बहुत ज्यादा अ, मतलब प्यारी है, गुरुदेव की ज्येष्ठ पुत्री है कि आपको चुना गुरुदेव ने गांव भेजने के लिए। चलिए आज को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल डॉक्टर सारस्वत ने लीव कर दिया क्या? आप भैया डॉक्टर सारस्वत अलग से बात कर लीजिएगा। मैं कल से फिर ट्रैवल कर रही हूँ। तो कल से और इस वीक मतलब फिर डॉक्टर सबको लेनी होगी क्लास। फ्राइडे को फिर आप देख लीजिएगा अगर उनकी ड्यूटी होती है तो। आज तो आज तो मंगल है। हम फोन करके सर से संपर्क कर हाँ, लेंगे। मतलब कल और परसों तो उनको लेनी ही होगी। ठीक है। चलिए, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।